बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज़ की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ इतिहास का भाग तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सीजीपीएससी, एसीएफ या छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? पहला कलचुरी, दूसरा सोम, तीसरा नल, चौथा काकतीय। तो इसका आंसर है आंसर ए, कलचुरी राजवंश ने शासन किया। कलचुरियों की बात करूं तो कलचुरी जो थे वह 550 से लेकर के 1741 ईस्वी तक इन्होंने अपनी शासन कहीं ना कहीं स्थापित की। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक शासन किया। और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की शाखा स्थापित की गई थी, वह किसने स्थापित की थी? तो वह कलिंग राज ने स्थापित की थी। जो कलिंग राज थे इन्होंने स्थापित किया। और कहाँ पर स्थापित किया? तो तुम्बाड़ में। और तुम्बाड़ को ही क्या किया? इन्होंने राजधानी बना ली। और तुम्बाड़ को उस समय तुम्बाड़ खोल के नाम से जाना जाता था। और अब कलिंग राज की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो कलिंग राज की जानकारी हमको एक मध्यकालीन इतिहासकार थे जिसका नाम है अल्बरूनी। इनकी एक किताब है तहकीक-ए-हिंद की किताब से ही हमको क्या मिली है? कलिंग राज की जानकारी मिली है। तो इसका आंसर ए, कलचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1000 ईस्वी में कलचुरियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पहला रतनपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा तुम्बाड़। तो इसका आंसर 4, तुम्बाड़। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो तुम्बाड़ थी। और तुम्बाड़ को उस समय तुम्बाड़ खोल के नाम से जाना जाता था। और खोल का मतलब क्या होता है? छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक था? पहला कमल राज, दूसरा कलिंग राज, तीसरा व्याग्यराज, चौथा विजयराज। तो इसका आंसर सेकंड, कलिंग राज। कलचुरियों की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? पहला लहुरी, दूसरा बेहुरी, तीसरा त्रिपुरी, चौथा कलिंग। तो इसका आंसर फर्स्ट, लहुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मराठों ने कलचुरियों के प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। दूसरा, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। तीसरा, मराठा ने भू राजस्व को टहसाला बंदोबस्त लागू किया था। चौथा, मराठों ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन कलचुरियों को सौंप दिया था। पांचवा, मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी। तो इसका आंसर सेकेंड, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर नियंत्रण था। जो मराठा थे तो मराठे में सबसे पहले देखें 1741 की बात है। 1741 में क्या हुआ? रघुजी प्रथम का एक सेनापति था। सेनापति का नाम क्या था? तो था भास्कर पंत। भास्कर पंत क्या हुआ? उड़ीसा के अभियान पर निकला था। और उड़ीसा के अभियान पर निकला था तो रास्ते में क्या पड़ा? रतनपुर। और रतनपुर में उस समय शासक कौन था? तो रतनपुर में उस समय कलचुरियों का जो शासक था वो कौन सा था? वह कौन था? रघुनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह था उसकी आयु कितनी हो गई थी? तो जो रघुनाथ सिंह थी उसकी आयु 68 वर्ष थी। अब 68 वर्ष होने के कारण यह एक कमजोर शासक भी था और बूढ़ा भी हो गया था, कमजोर था। तो क्या किया कि रघुनाथ सिंह का रघुजी प्रथम का जो सेनापति था भास्कर पंत, उसने क्या किया? रघुनाथ सिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के कारण क्या हुआ कि जो रघुनाथ सिंह थे वो कमजोर होने के कारण क्या किया? उनके सामने क्या किया? आत्मसमर्पित कर दिए।
और मराठों के जो मराठा थे उनके रास्ते में क्या पड़ा था, रतनपुर पड़ा था, तो उसमें आक्रमण करने के बहुत सारे कारण थे कि जो मराठा थे वो ऐसे ही आक्रमण नहीं किए थे, उन्होंने क्या किया था, रास्ते में रतनपुर पड़ा था, एक कारण था। दूसरा, रघु जी जो रतनपुर का शासक था वो कमजोर था, वहीं भूमि की उपजाऊपन भी था। वहीं पर देखा जाए रघु जी जो प्रथम थे उनकी ऋणग्रस्तता भी कहीं ना कहीं कारण था उस पर आक्रमण करने के लिए। वहीं पर देखा जाए जब रघुनाथ सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, तो उन्होंने क्या किया, जो मराठा थे उन्होंने क्या किया, रघुजी प्रथम ने क्या किया कि उन्होंने रघुनाथ सिंह को अपनी प्रतिनिधित्व के रूप में रतनपुर के गद्दी पर बैठने का आदेश दिया। और छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, 1741 में ही अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। अप्रत्यक्ष शासन किसका स्थापित हो गया, तो अप्रत्यक्ष शासन किसका, अप्रत्यक्ष शासन करने लगे कौन, मराठा। और मराठाओं के छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र, मराठा के छत्तीसगढ़ खालसा क्षेत्र प्रशासनिक नियंत्रण था, इसीलिए इसका आंसर क्या है, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश जारी किया था? पहला वेंगोजी भोसले, दूसरा रघुजी तृतीय, तीसरा बिंबाजी भोसले, चौथा अप्पा साहब। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, रघुजी तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर राज्य की रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे? पहला गेंद सिंह, दूसरा पाल सिंह, तीसरा हनुमान सिंह, चौथा नारायण सिंह। तो इसका आंसर है आंसर ए, गेंद सिंह। गेंद सिंह की बात करूं तो गेंद सिंह कौन थे, जो गेंद सिंह थे वह क्या थे कि परलकोट एक रियासत थी, परलकोट रियासत थे, उस रियासत के क्या थे, जमींदार थे, और जमींदार थे। और 1825 की बात है, 1825 में क्या हुआ कि अंबुज माड़ियाओं का शोषण होने लगा, और अंबुज माड़ियाओं को शोषण से मुक्त कराने के लिए ही गेंद सिंह ने क्या कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, उस विद्रोह को परलकोट के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और परलकोट जो विद्रोह था वह किस राजा शासक के टाइम में हुआ था, तो उस समय वहाँ के शासक महिपाल सिंह थे, महिपाल देव। उस समय वहाँ का शासन कौन था, तो महिपाल देव था, महिपाल देव वहाँ के शासन थे। और शासन के रहते हुए उस समय इन्होंने जो विद्रोह किया तो इनका मुख्य उद्देश्य बस एक ही था, क्या, अंबुज माड़ियाओं को शोषण से मुक्त कराना। तो इन्होंने क्या किया कि एक धाड़ो वृक्ष की टहनी लेकर इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह की घोषणा कर दी। अब विद्रोह की घोषणा करने के बाद क्या हुआ कि 10 जनवरी 1825 की बात किया कि उस समय जो इनके विद्रोह करता थे पैबे, उन्होंने क्या किया कि गेंद सिंह को गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद 20 जनवरी 1825 को इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो इसका आंसर है आंसर ए, गेंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? पहला काकतीय वंश, दूसरा चालुक्य वंश, तीसरा छिंदकनाग वंश, चौथा सोमवंश। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, छिंदकनाग वंश। जो छिंदकनाग वंशीय शासक थे वह बस्तर के चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे। और जो छिंदकनाग वंशी शासक थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन किया है, तो 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और जब इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वह कौन सी राजधानी थी, चक्रकोट इनकी राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे, छिंदकनाग वंशीय शासक के जो छिंदकनाग वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे नृपपति भूषण। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की एक बेटी थी चमेली देवी, और चमेली देवी का ही संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो वह काकतीय वंश के साथ हुआ था। यह जो छिंदकनाग वंशी शासक थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, उनके सारे शासक क्या करते थे, भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, छिंदकनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांजगीर शहर किसने बसाया? पहला जाजल्य देव ने, दूसरा रत्नदेव ने, तीसरा कलिंगराज ने, चौथा कमलराज ने। तो इसका आंसर है आंसर ए, जाजल्य देव ने।
जाजल्य देव जो थे वह किसके पुत्र थे? तो पृथ्वी देव प्रथम के पुत्र थे। और जाजल्य देव ने छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन किया है? तो जाजल्य देव ने 1095 से लेकर के 1120 तक इन्होंने क्या किया है? छत्तीसगढ़ में शासन किया है। और जाजल्य देव ने क्या किसकी उपाधि धारण की थी? तो गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, गज शार्दुल की उपाधि। और जाजल्य देव ने गज शार्दुल की उपाधि क्यों धारण की थी? तो गज शार्दुल की उपाधि धारण करने का एक ही मकसद था, हाथियों के शिकार करने के कारण इन्होंने क्या किया था? गज शार्दुल की उपाधि धारण कर दी थी। और जाजल्य देव ने क्या किया था? इन्होंने त्रिपुरी की जो अधीनता थी, त्रिपुरी के अधीनता को क्या किया था? इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था? जो सोमेश्वर देव थे, जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव थे, उनको इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था और बंदी बना लिया था। लेकिन उनकी माता कौन थी? गुंड महादेवी। गुंड महादेवी के कहने पर इन्होंने क्या किया था? सोमेश्वर देव को छोड़ दिया था। और जो जाजल्य देव प्रथम थे, इन्होंने ही क्या किया था? जांजगीर नामक शहर की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था? पाली में जो विक्रमादित्य द्वारा निर्मित जो पाली का शिव मंदिर है, उसको क्या करते हैं? इन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया था। तो इसलिए इसका आंसर है, आंसर ए, जाजल्य देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की थी? पहला जाजल्य देव ने, दूसरा रत्नदेव ने, तीसरा कलिंगराज ने, चौथा कमलराज ने। तो इसका आंसर है, आंसर फर्स्ट, जाजल्य देव ने। आपको मैंने पहले ही बताया कि गज शार्दुल की उपाधि उन्होंने क्यों धारण की थी? तो हाथियों के शिकार करने के कारण इन्होंने क्या किया था? गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजल्य देव के बारे में सत्य है। पहला, यह कोकल्य द्वितीय के पुत्र थे जिन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। तीसरा, यह कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। चौथा, इन्होंने जांजगीर चांपा को राजधानी बनाया था। पांचवा, इनके समय में पहली बार मल्हार में कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। कूट है 1, 2, 3, 4 और 5 सत्य है। 2, 3, 4 और 5 सत्य है। 2, 3, 1, 5 सत्य है। चौथा 2, 3 और 5 सत्य है। तो इसका आंसर है, आंसर 4, 2, 3 और 5 सत्य है। सबसे पहले देखा जाए, जो कोकल्य द्वितीय के पुत्र थे, तो यह बिल्कुल गलत है। जो जाजल्य देव प्रथम थे, यह किसके पुत्र थे? तो यह पृथ्वी देव प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, यह सही बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। अब गज शार्दुल की उपाधि इन्होंने क्यों धारण की थी? तो हाथियों के शिकार करने के कारण इन्होंने क्या किया था? गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। तीसरा, यह कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है, यह कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने जांजगीर चांपा को राजधानी बनाया था, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था? जांजगीर चांपा की स्थापना तो की थी, लेकिन उसको राजधानी नहीं बनाया था। वहीं पांचवा, इनके समय में पहली बार मल्हार में कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही है, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? मल्हार में कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी। इसका आंसर है, आंसर 4, 2, 3 और 5 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? उत्कल से लौटते समय साहिल्य नामक योद्धा कमलराज के साथ आया था। दूसरा, कमलराज ने तांबे के सिक्के चलाए थे। तीसरा, कमलराज ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। चौथा, कमलराज ने गंगेय देव की स्वामित्व को अस्वीकार किया था। तो इसका आंसर है, आंसर ए, उत्कल से लौटते समय साहिल्य नामक योद्धा कमलराज के साथ आया था। त्रिपुरी के एक शासक थे गंगेय देव। तो गंगेय देव जो थे, गांगेय देव जो थे, इन्होंने क्या किया था कि उड़ीसा का अभियान किया था। और इनके अभियान में क्या किया? कमलराज ने मदद की थी। कमलराज ने क्या की थी? इस अभियान में उनकी मदद की थी। और इस अभियान में मदद करने के बाद जैसे ही इस अभियान पूरा हो गया, और अभियान पूरा होने के बाद जब कमलराज वापस लौट रहे थे, तो इनके साथ एक योद्धा आया था जिसका नाम था साहिल्य। और इसके वंशजों ने अनेक राज्य को जीत करके किसको दिया था? कलचुरी वंश के राजाओं को दिया था। तो इसका आंसर 1 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन पंचकुल नामक संस्थान के प्रमुख को कहते हैं। पहला महत्तम, दूसरा महत्तर, तीसरा मुखिया, चौथा पूर्व प्रधान। तो इसका आंसर है, आंसर ए, महत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलचुरी कालीन पंचकुल नामक संस्थान के बारे में क्या सत्य है? पहला, स्थानीय कार्यों के संचालन के लिए पंचकुल नामक संस्था थी। दूसरा, पंचकुल के 5 सदस्य और कहीं कहीं 10 सदस्य थे। पंचकुल के मुख्य प्रमुख को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। चौथा, पंचकुल के सदस्य को महत्तम कहा जाता था। इसका पहला कथन है 1, 2, 3 और 4 सत्य है। दूसरा है 2, 3, 4 सत्य है। तीसरा 1 और 2 सत्य है। चौथा सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर थर्ड 1 और 2 सत्य है। जो पंचकुल नामक संस्थान थी कलचुरियों की, वह क्या थी? स्थानीय कार्यों के संचालन के लिए ही थी। तो यह बिल्कुल सही सत्य है। वहीं दूसरा देखा जाए, पंचकुल में 5 सदस्य और कहीं कहीं 10 सदस्य थे, तो यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिला है जहां पंचकुल में 10 सदस्य भी थे और 5 सदस्य भी थे। तीसरा, पंचकुल के प्रमुख को महत्तर कहा जाता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पंचकुल के प्रमुख होते थे उसे महत्तम बोला जाता था, महत्तम। वहीं पंचकुल के सदस्य को महत्तम कहा जाता था, यह भी गलत है, क्योंकि जो पंचकुल के सदस्य होते थे उसे महत्तर बोला जाता था। तो इसका आंसर थर्ड 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासंधि विग्राहक कलचुरी कालीन अधिकारी था। पहला, नगर का प्रमुख अधिकारी, सचिवालय प्रमुख का अधिकारी। तीसरा, कर संग्रह अधिकारी। चौथा, विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो इसका आंसर 4 विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो कलचुरी कालीन क्या थी? अधिकारीगण थे। उसमें नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो पूर्व प्रधान बोला जाता था। वहीं जो सचिवालय के प्रमुख का अधिकारी था उसे महाअध्यक्ष बोला जाता था। वहीं कर संग्रहण अधिकारी को क्या बोलते थे? तो कर संग्रहण अधिकारी को क्या बोला जाता था? सोललिक बोला जाता था। और विदेश विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो महासंधि विग्राहक बोला जाता था। इसलिए इसका आंसर 4 विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। पहला, इस काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। अंतर जातीय विवाह सजा तुल्य थी। तीसरा, समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। चौथा, भूमि को हल से नापी जाती थी। पांचवा, 1 हल बराबर 5 एकड़ की भूमि होती थी। तो पहला कूट है 1, 2, 3, 4 और 5 सत्य है। दूसरा कूट है 1, 3, 4, 5 सत्य है। तीसरा कूट है 2, 4, 5 सत्य है। चौथा सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर सेकंड 1, 3, 4 और 5 सत्य है। इसका पहला जो कूट था, इस काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस समय जो थे ब्राह्मण थे उनको क्या किया गया था? उच्च पदों पर क्या किया गया? आसीन किया गया था। और इनका काम क्या था? तो यह क्या काम करते थे? विशेष अध्ययन या वेदों का पठन या पाठन का काम करते थे और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते थे। और जो ब्राह्मण होते थे वो प्रायः मंत्री पद पर नियुक्त होते थे। तो इसका पहला, और इन्हें क्या किया जाता था? जो ब्राह्मण होते थे उन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी, इसलिए इसका पहला कथन बिल्कुल सत्य है। अंतर जातीय विवाह सजा तुल्य थी, यह गलत है, क्योंकि वहाँ पर अंतर जातीय विवाह सजा तुल्य नहीं थी, आप अंतर जातीय विवाह कर सकते थे। तीसरा, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया था कि जो विवाह होते थे अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ करते थे। समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, तो यह बिल्कुल सत्य है। समाज में जो था स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। भूमि को हल से नापी जाती थी, यह भी बिल्कुल सत्य है। भूमि को क्या चीज़ से नापा जाता था? हल से नापा जाता था। और 1 हल बराबर कितनी होती थी? 1 हल के बराबर लगभग 5 एकड़ की भूमि होती थी। 5 एकड़ की भूमि हुआ करती थी 1 हल के बराबर। तो इसका पांचवा कथन भी बिल्कुल सत्य है, इसीलिए इसका आंसर है सेकंड 1, 3, 4 और 5 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 गढ़, दूसरा बरहो, तीसरा गांव। सूची 2 में क्या है? दीवान, दाऊ और गौटिया। तो इसका कूट क्या है? 1, 2 और 3, दूसरा 2, 1 और 3, तीसरा 2, 3 और 1, चौथा 3, 2 और 1। जो गढ़ था
गढ़, बरह और गांव ये जो थे क्या कलचुरी कालीन क्या थे प्रशासनिक इकाइयां थी। और गढ़ को क्या बोला जाता था, तो गढ़ को 84 भी बोला जाता था, क्योंकि एक गढ़ में कितने होते थे 84 गांव होते थे। एक गढ़ में कितने होते थे 84 गांव होते थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था 84 भी बोला जाता था। वहीं अगर देखा जाए तो इसे 7 बरहों के भी नाम से जाना जाता था। 7 बरहा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक बरहा में कितने गांव हुआ करते थे, तो एक बरहा में 12 गांवों का समूह हुआ करता था। और एक बरहा में 12 गांवों को समूह हुआ जाता था। गढ़ के प्रमुखों को क्या बोला जाता था, तो गढ़ के प्रमुखों को क्या बोला जाता था दीवान, जो कि बिल्कुल सुमेलित है। और बरहों में कितने हुए थे, बरहों में क्या होता था, एक बरहों में कितने गांव होते थे 12 गांवों का समूह होता था। और बरहों के प्रमुखों को क्या बोला जाता था दाऊ बोला जाता था, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। वहीं गांव की बात करूं तो गांव जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और यह गांव के जो प्रमुख को क्या बोला जाता था, तो गांव के प्रमुख को गौटिया बोला जाता था। तो इसका आंसर है आंसर ए 1, 2 और 3 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? पहला रतनपुर, दूसरा खल्लारी, तीसरा तुम्मांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड खल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल कोसला अधिपति की संज्ञा धारण की थी? पहला रत्नराज प्रथम ने, दूसरा पृथ्वीराज प्रथम ने, तीसरा रत्नराज द्वितीय ने, चौथा पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सकल कोसला अधिपति की संज्ञा किसने धारण की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।